नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल पर फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट, BSE, NSE, सेंसेक्स, निफ्टी, इनके प्राइसेस, डीमैट, एफेंडो, बहुत सारी चीज़ें, ट्रेडिंग के प्रकार, बहुत सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं प्राइमरी मार्केट से। कॉन्स्टिट्यूशन होता है प्राइमरी मार्केट में। सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे। प्रोप्राइटरी आप जानते हैं पार्टनरशिप है, उसी के साथ में जो कॉमनली कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर आज हम ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को के शेयर ही स्टॉक मार्केट में लिस्टेड किए जा सकते हैं। सेबी से उनको उस चीज़ की परमिशन मिलती है। तो देखेंगे हम एक्सचेंजेस कौन कौन से हैं हमारे इंडिया में। तो देर आर 2 प्राइमरी एक्सचेंजेस अथॉरिटी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, RBI एंड सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये कौन से 2 एक्सचेंज है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसको हम BSE कहते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज उसको हम NSE कहते हैं। IPO get listed and after listing gets traded on frequent basis on these exchanges। तो एक बार IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर जो लिस्टेड हो जाता है इन दोनों एक्सचेंजेस में या किसी एक में, तो उस एक्सचेंज पर वो पर्टिकुलर कंपनी के शेयर खरीदे बेचे जा सकते हैं। जब खरीदे बेचे शेयर जा सकते हैं तो साथ में डिपॉजिटरीज का होना ज़रूरी है, ताकि जिस पर्सन के अकाउंट में आखिरी में वो शेयर बचे हैं या जिस पर्सन ने वो खरीदे हैं, बेचे नहीं हैं, उसके अकाउंट में या उसके डीमैट अकाउंट में डिपॉजिटरीज का काम होता है, वो शेयर वहाँ पर ट्रांसफ़र किए जाएं। तो डिपॉजिटरीज हमारे पास 2 हैं, CDSL और NSDL, सेंट्रल डिपॉजिटरीज सर्विसेज लिमिटेड, और साथ ही साथ नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड। इस तरह से कंपनी को क्या होता है, एडिशनल कैपिटल की कहीं ज़रूरत पड़ती है, कभी मशीनरी इंस्टॉल करने के लिए, न्यू ऑफिस नेशनली इंटरनेशनली खोलने के लिए, नया मार्केट कैप्चर करने के लिए, कोई नया प्रोडक्ट बिजनेस में लाना हो, तो कंपनी के पास बहुत सारे ऑप्शंस भी है साथ में किस तरह से वो पैसे उस बिज़नेस में इनवाइट किए जाएं। तो फाइंड पार्टनर कर सकते हैं कंपनी, कैपिटल सेव जो उनका किया होगा उसको यूज़ कर सकते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, डीमर्ज कर सकते हैं, प्राइवेट लोन लेंगे, बैंक लोन है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो इशू जो यहाँ पर एक मुद्दा सामने नज़र आता है वो है इनवाइट पब्लिक। इनवाइट पब्लिक हम कंपनी यहाँ पर करती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी IPO के द्वारा। अब हम देखेंगे कि IPO किस तरह से लॉन्च किया जाता है। जैसा कि कंपनी कायदा 1956 और उसके बाद नया कंपनी कायदा 2013, इसके हिसाब से एक बार आपने कंपनी बना ली, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है, आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसको मेमोरेंडम ऑफ आपके पास ये सारी चीज़ें हैं और आपको IPO लॉन्च करना है, तो उसकी जो कुछ प्रोसीजर होती है, कंपनी हैज़ टू फाइल IPO डिटेल्स सच एज प्रपोजर, रिक्वायर मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स, पब्लिक, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने उनको बेचने हैं, कितने ऑफर करने हैं पब्लिक के लिए। डिफरेंट कैटेगरीज होती है इन्वेस्टर की, तो अलग अलग कैटेगरीज के अलग अलग शेयर्स कितने, प्राइस बैंड क्या होगा उस पर्टिकुलर शेयर का, इशू कब ओपन होगा, क्लोज डेट क्या होगी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी एंड RBI इसको परमिशन देता है। आफ्टर ग्रांटिंग द परमिशन फ्रॉम बोथ दिस अथॉरिटी, द कंपनी विद द हेल्प ऑफ रनिंग लीड मैनेजर्स, public private limited banks, brokers, distributor channels,
डिपॉजिटरीज जो अभी हमने देखे CDSL और NSDL, और या फिर एक्सचेंजेस के द्वारा अपना IPO पब्लिक में या इन्वेस्टर्स में लॉन्च करती है, और एक मीडिएटर के साथ में कंपनी अपना IPO आम पब्लिक तक पहुंचाती है। तो आइए अब सेकेंडरी मार्केट में हम देखेंगे कि ब्रोकर क्या होता है और उसके क्या काम है। यहाँ पर एक ब्रोकर होता है जो कोई इंडिविजुअल हो सकता है, प्रोप्राइटर हो सकता है, किसी पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, कोई लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है जो ब्रोकर का काम करे, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी ब्रोकर का काम करती है। और लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात उस ब्रोकर की, वो BSE और NSE या बोथ दोनों भी जगह मेंबर होना चाहिए, और फिर से CDSL या NSDL पर भी मेंबर होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से तो ये ब्रोकर होगा। अब ब्रोकर क्या करेगा? इन्वेस्टर ओपन ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट इन ऑर्डर टू डू ट्रांजेक्शन BSE NSE थ्रू ब्रोकर। जो भी इन्वेस्टर होता है BSE NSE पर ट्रांजेक्शन करने के लिए डीमैट अकाउंट ओपन करता है। ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर ब्रोकर परफॉर्म्स द ट्रेडिंग ऑपरेशंस एंड मेनी such operations which are necessary for client to deal in stock markets। तो ब्रोकर ये सब काम करता है इन्वेस्टर के लिए। शेयर परचेस करना है, शेयर बेचना है, तो यहाँ पर ब्रोकर को कमीशन भी दिया जाता है इन्वेस्टर की तरफ से। ट्रेडिंग, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है कि ट्रेडिंग, इफ एन इन्वेस्टर वांट टू अर्न प्रॉफिट बाय सेलिंग शेयर or want to buy new share if rate has come down from allotted price through IPO। अगर यदि किसी इन्वेस्टर को ऐसा लगता है कि IPO अलॉट होने के बाद शेयर की प्राइस नीचे आ चुकी है, उसे उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर में इंटरेस्ट है, उस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, या फिर उसके पास जो शेयर पड़े हैं वो शेयर बेचकर भी इन्वेस्टर प्रॉफिट कमा सकता है। तो इस तरह से खरीदना और बेचना, इस चीज़ को ट्रेडिंग कहते हैं। ये हमारे कॉमर्स में हम सभी को पता है। इट कैन बी डन बाय इन्वेस्टमेंट थ्रू BSE और NSE, इस तरह से। तो उसी के साथ में once IPO get listed on the exchange and it's traded regularly, it is called secondary market। तो IPO एक बार लिस्टेड हो जाए और वो रेगुलरली ट्रेड हो रहा है, कुछ लोग उसको खरीद रहे हैं, कुछ लोग उसको बेच रहे हैं, उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर को, तो सेकेंडरी मार्केट उस चीज़ को कहते हैं। सो नॉट ओनली IPO बट ऑल्सो ओल्ड लिस्टेड IPO ऑल ट्रेडेड, it is secondary market where actual dealing of share occurs। तो जो भी कुछ शेयर की डीलिंग, परचेसिंग, सेलिंग होती है वो सेकेंडरी मार्केट में होती है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ साथ ही में यहाँ पर डिपॉजिटरीज के साथ में जो आती है वो डीमटेरियलाइजेशन। बहुत साल पहले जब हम डीमटेरियलाइजेशन नहीं हुआ था, 1990 से पहले जब हम शेयर खरीदते और बेचते थे, तो उस समय इन्वेस्टर को फिजिकल सर्टिफिकेट पर इंडोर्स कर देना पड़ता था यदि उसको बेचना है तो। और यदि उससे कंपनी के शेयर खरीदने हैं, डायरेक्ट कंपनी से खरीदने हैं, तो कंपनी शेयर सर्टिफिकेट इशू करती थी। किसी थर्ड पार्टी से अगर शेयर खरीदने हैं तो कंपनी उसको, वो थर्ड पार्टी उसको अपने शेयर सर्टिफिकेट पर इंडोर्स कर देती थी। ये काफ़ी फिजिकल प्रोसीजर होती थी, और इस प्रोसीजर में उस शेयर सर्टिफिकेट को संभालना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी उस पर्टिकुलर इन्वेस्टर की उस समय बनी हुई थी। बट 1990 के बाद में फिजिकल सर्टिफिकेट वॉज फाउंड, alternative of physical certificate was found, and it was given name as dematerialization of share। Under this facility, whenever an investor allotted shares by IPO offering company, it would be credited electronically and automatically in investors demat account through its depositories। तो IPO यदि कोई इन्वेस्टर IPO के साथ शेयर खरीदता है, तो IPO के बाद जो अलॉटमेंट होती है, अलॉटमेंट के शेयर डिपॉजिटरीज में जाते हैं। और यदि सेकेंडरी मार्केट से कोई ओल्ड लिस्टेड कंपनी के कोई शेयर खरीदता है,
तो सेकेंड डे वो शेयर यदि आपने बेचे ना हो, उस पर्टिकुलर इन्वेस्टर ने यदि बेचे ना हो, तो वो शेयर सेकेंड डे डिपॉजिटरीज में जाते हैं डीमैट के लिए, इस तरह से। तो यहाँ पर शेयर मार्केट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिलेगी, वो है सेंसेक्स और निफ्टी। जहाँ पर हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं, वहाँ पर जो इंडेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है उसको सेंसेक्स कहते हैं, और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसका इंडेक्स है उसको निफ्टी कहते हैं। तो सेंसेक्स में टॉप की 30 कंपनीज़ के जो शेयर्स हैं उनके प्राइस पर सेंसेक्स का इंडेक्स की प्राइस तय होती है, और स्टॉक मार्केट में वो प्राइस जब भी मार्केट खुलता है, बंद होता है, और जब भी ट्रेडिंग शुरू होती है, वो इंडेक्स प्राइस चेंज होती है, बदलती है, क्लोज होती है। उस तरह से हम अगली स्क्रीन में भी देखेंगे कि आज की इंडेक्स प्राइस क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन निफ्टी में 50 अलग अलग कंपनीज़ के शेयर का जो प्राइस बनता है उसको निफ्टी में 50 कंपनीज़ यहाँ पर आती है। ये एक थोड़ा सा अंतर है। बीएससी सेंसेक्स में 30 कंपनीज़, और ये कंपनीज़ सेबी के द्वारा सेलेक्ट की जाती है। हर 3 महीने में इस पर रिव्यू होता है। कंपनीज़ चेंज हो सकती है कभी कभी। यदि कोई आईपीओ लिस्टेड नई कंपनी अच्छा परफॉर्म करे तो वो भी बीएससी सेंसेक्स में आ सकती है। 30 में से एक कंपनी हो सकती है। निफ्टी में 50 कंपनी होती है उसी तरह से, ओके, मेजर कंपनीज। तो ये देखेंगे जो 30 जून 2020 के हिसाब से जो बीएससी की सेंसेक्स बनी है, तो ये 30 कंपनीज हैं। कंपनी के नाम आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो ये कौन से सेक्टर की कंपनी है? हाउसिंग फाइनेंस। बाद में बजाज फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है। टाइटन कंपनी लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग है, बैंकिंग सेक्टर है। कोटक बैंक, इन्फोसिस आईटी कंसल्टिंग सेक्टर है। ऑयल एंड नेचुरल गैस, रिलायंस इंडस्ट्री, स्टील सेक्टर भी है यहाँ पर। तो इस तरह से ये कंपनीज चेंज होती रहती है। 20 नंबर पर हम देखेंगे फिर से बैंक है। तो बैंकिंग इंडस्ट्रीज अभी फ़िलहाल डीमोनेटाइजेशन के बाद में सेंसेक्स पर, निफ्टी पर बहुत ज़्यादा, जब से हमने ई वॉलेट्स देखे हैं, प्लास्टिक मनी देखा है, तब से बैंकिंग सेक्टर काफ़ी प्रभावित करता है यहाँ पर स्टॉक मार्केट में। तो बैंकिंग सेक्टर का यहाँ पर रोल ज़्यादा है। 6 कंपनीज देख सकते हैं आप, 6 बैंकिंग और फाइनेंस भी है साथ में, वो भी बैंकिंग का ही पार्ट हम कहेंगे। ऑटोमोबाइल भी है, बजाज ऑटो आप देख सकते हैं, मारुति सुजुकी भी है, ऑटोमोटिव कंपनी ऑटोमोबाइल। इस तरह से टेलीकम्युनिकेशन भारती एयरटेल। तो ये 30 कंपनीज। अब हम देखेंगे कि ईयर वाइज जो सेंसेक्स की प्राइस है वो किस तरह से है। यहाँ पर 1991 में जब हमारा सेंसेक्स स्टार्ट हुआ था, जैसा कि डीमटेरियलाइजेशन आप देख सकते हैं 1990 में हुआ, सेंसेक्स की शुरुआत भी उसी समय से हुई। तो 1991 में जब हमारा मार्केट शुरू हुआ तो 1991 में 1027 रुपये से यहाँ पर ओपनिंग इंडेक्स दिखाई दे रहा है। उस साल में हाईएस्ट वैल्यू गई थी 1955। कोई लो नहीं था, हाई लेवल पर ही चल रहा था। मार्केट जब क्लोज हुआ 1908 पर क्लोज हुआ। 1992 में आप देख सकते हैं 1908 से फिर से 2615 पर चले गया मार्केट। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते 2000 में आप 98 में देखेंगे, 99 में देखेंगे 5000, 2005 में देखेंगे मार्केट तकरीबन 9400 के आसपास था। उसी तरह से फिर से देखेंगे आप 2006 में जब मार्केट 20,000 था, 2007 में, 2013 में 21,000, फिर से 14 में 27,000। अभी पिछले ही साल मार्केट 41,000 के हाई पर जाकर आ चुका था। लेकिन फिर से इस कोरोना वायरस के पेंडेमिक में शेयर मार्केट अभी फिर से नीचे आ चुका है और वो तकरीबन
34,950। ये अपडेट है 30 जून 2020 की। तो इस तरह से हाई लो मैंने ईयर वाइज इन दोनों स्क्रीन पर यहाँ पर पिछले 20 साल का रिकॉर्ड यहाँ पर स्क्रीन पर आपको मेंशन किया है, 30 साल का, सॉरी। हम देखेंगे निफ्टी की जो कंपनीज हैं, 50 कंपनीज हैं, अलग अलग सेक्टर्स की कंपनीज हैं, जहां पर फाइनेंशियल सर्विसेज जो बैंकिंग फाइनेंशियल होता है 35% मार्केट कैप्चर कर रहा है। आईटी कंपनीज आप देखेंगे, आईटी सेक्टर देखेंगे 12% है। इस तरह से अलग अलग कंपनीज, फार्मा भी है यहाँ पर। इस तरह से वर्ल्ड वाइड कुछ मेजर स्टॉक एक्सचेंज हैं, वो भी हम जानेंगे यहाँ पर। सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टॉक एक्सचेंज है टॉप का, जिसे हम कहेंगे डाउ जोन्स, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का ये आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए का एक और स्टॉक एक्सचेंज है जो भी टॉप मोस्ट है। आज की प्राइस आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रही है 25,000। नस्क्यूड की 10,200। टोक्यो का भी निकाई 225 एक स्टॉक एक्सचेंज है। चाइना शिंघाई कंपोजिट, चाइना का एक और है शेंझेन कंपोजिट। उसी तरह से लंदन का, ग्रेट ब्रिटेन का भी टॉप स्टॉक एक्सचेंज है। और लास्ट में देख सकते हैं आप सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स की आज की प्राइस मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको 35,843, और निफ्टी की आप देख सकते हैं 10,605-7। इस तरह से आज 3 जुलाई 2020 के प्राइसेस, और ये कुछ कंपैरिजन ये स्क्रीन पर यहाँ मैंने आपको बताया है। अब हम देखेंगे ट्रेडिंग किस तरह से की जाती है। बीएससी एनएससी हमने जान लिया, डिपॉजिटरीज हमने जान ली, सेंसेक्स क्या होता है पता है, निफ्टी, उनके कंपनीज, उनके सेक्टर्स, साथ ही वर्ल्ड वाइड जो स्टॉक एक्सचेंज काम करते हैं, इनका भी असर इंडियन स्टॉक मार्केट के पर होता है, उनका भी असर होता है। तो ट्रेडिंग में यहाँ पर फर्स्ट ट्रेडिंग जिसे हम कहेंगे स्पेक्यूलेशन, उसको आप डे ट्रेडिंग कह सकते हैं या इंट्राडे। इंट्राडे यानी उसी दिन लेना उसी दिन बेचना, या आप पहले बेच सकते हैं बाद में खरीद भी सकते हैं, बट आपको बेचने के बाद खरीदना कंपलसरी है, क्योंकि आपके पास स्टॉक में नहीं था, आपको लग रहा था कि प्राइस नीचे जाने वाला है, आपने सेल कर दिया वहाँ पर। आपके पास ना होते हुए भी आप सेल कर सकते हैं इंट्राडे में। लेकिन जब भी मार्केट क्लोज होता है, मार्केट क्लोजिंग से पहले आपको खरीदना है, अदरवाइज आप खरीद ना सके तो आपको जो भी कुछ क्लोजिंग रेट होता है वो रेट के हिसाब से आपको सेटलमेंट में शेयर उतने आ जाते हैं, और वो जो भी परचेस प्राइस बनती है वो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाती है। फिर माइनस प्लस माइनस जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा आफ्टर डिडक्टिंग ब्रोकरेज कमीशन। तो यहाँ पर 0.05 ब्रोकरेज कमीशन कंपनी टू कंपनी चेंज होते रहते हैं। अलग अलग कंपनी, कुछ कंपनी फ्री ऑफ, कुछ बैंकिंग है जो फ्री भी ब्रोकरेज इंट्राडे करवाते हैं। तो ये डिपेंड्स है, जैसा कि हम रेलिगेयर देखेंगे, और बहुत से आनंद राठी ब्रोकर लिमिटेड कंपनी ब्रोकर हैं, बहुत सारे हैं, तो उनके सबके ब्रोकरेज के रेट अलग अलग हैं। डिलीवरी ये एक अच्छा कंसेप्ट है जिसको इन्वेस्टमेंट करना है, यानी जिसने खरीद लिया उसको बेचना नहीं है, तो नेक्स्ट डे उसके डीमैट में वो अकाउंट, वो शेयर्स चले जाते हैं। तो डिलीवरी ये सेकेंड ऑप्शन हमारे ट्रेडिंग का। when share are bought and same share not sold same day before market and it is called as delivery or investment. In such case an investor has to pay full amount of share to the broker, और ब्रोकर वो अमाउंट एक्सचेंज को पे करता है, एक्सचेंज वो अमाउंट कंपनी को पे करती है, और जो भी शेयर है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं। फिर कभी भी वो शेयर बेचे जा सकते हैं थ्रू डीमैट, थ्रू अगेन ब्रोकर, इस तरह से। अब ब्रोकर कौन कौन है ये पहले ही मैंने आपको बताया। बैंक भी आजकल आप HDFC बैंक में सेविंग अकाउंट होगा आपका, तो HDFC बैंक भी आपका ब्रोकर हो सकता है।
आप वहाँ पर भी डीमैट खोल सकते हैं। तो अलग अलग ब्रोकर्स होते हैं। नाउ ऑक्शन, क्लोज आउट, ये फंडा हमने अभी कुछ देर पहले जाना कि आपने अगर बेच दिया है, आप खरीद नहीं पाए हैं, तो ऑक्शन होता है और जो भी क्लोज आउट का रेट होता है उस हिसाब से आपके अकाउंट में उसकी परचेस प्राइस रिफ्लेक्ट हो जाती है। इफ इन्वेस्टर सेल्स शेयर ऑफ अ कंपनी एंड इज अनेबल टू बाय द सेम शेयर फॉर इंट्राडे स्क्वायर ऑफ द इन्वेस्टर सेल्स डिलीवरी पर्पज बट फेल्स टू सबमिट द शेयर पे आउट इन द पीरियड। तो इस तरह से डिलीवरी पर्पज यदि उसने खरीदे हैं और पे आउट, तो फिर से ब्रोकरेज देख लेंगे। यहाँ पर ब्रोकरेज किस तरह से चलता है स्क्रीन पर आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ब्रोकरेज रेट हाई होता है थोड़ा सा, जहाँ पर आप डिलीवरी के शेयर बेचते हैं या आपके डीमैट के शेयर बेचते हैं, वहाँ पर हम देखेंगे 5 पैसा ब्रोकरेज था, यहाँ पर 50 पैसा ब्रोकरेज है, तो ब्रोकरेज डबल हो जाता है। और बाय और सेल के लिए ब्रोकरेज नियर अबाउट सेम है, बट डिपेंड्स, अगेन ब्रोकरेज डिपेंड्स। नाउ हम इम्पॉर्टेंट सेगमेंट पर आते हैं हमारे फ्यूचर एंड ऑप्शन, एफ-एंड-ओ। F&O is a type of speculation intraday day trading instrument where an investor can do trading of specific amount of share of a company either intraday, that is buy today, sell today, or sell today, buy today, and carry his position, either buy position or sell position, but last Thursday of the month traded। यहाँ पर एक पर्टिकुलर लॉट में उस कंपनी के शेयर उस पर्टिकुलर इन्वेस्टर को खरीदने हैं। सभी कंपनी के शेयर एफ-एंड-ओ में नहीं होते हैं। एफ-एंड-ओ में कंपनी के लॉट की परमिशन के लिए फिर से सेबी की परमिशन लेना पड़ती है। और आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, एफ-एंड-ओ सिर्फ एनएससी पर होता है, बीएससी पर एफ-एंड-ओ अवेलेबल नहीं है। साथ ही हम जो लॉट की बात कर रहे थे ये सारा फ्यूचर हम इसे कहेंगे, बट एक ऑप्शन एक इम्पॉर्टेंट होता है यहाँ पर। तो ऑप्शन में क्या होता है, पुट और कॉल। सपोज आप किसी कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं और उस कंपनी की शेयर प्राइस है आज के हिसाब से बीएससी पर एनएससी पर तकरीबन सेम अमाउंट होती है। मान लीजिए 1000 रुपये उस कंपनी के शेयर हैं और आपको 20 का लॉट आप खरीदना चाह रहे हैं, तो 20,000 उसकी कीमत हो जाती है। आपको पूरे 20,000 नहीं पे करना है। एफ-एंड-ओ में यही एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, आपको मार्जिन मनी देनी है। 20,000 से रिलेटेड जो भी मार्जिन मनी होती है 30%, 40%, डिपेंड अपॉन द कंपनी, डिपेंड अपॉन द लॉट साइज, डिपेंड अपॉन द ब्रोकर ऑल्सो, ये सब ब्रोकर पर डिपेंड है। तो 30% भी हम अगर मान ले तो 6,000 रुपये मार्जिन मनी हो गई आपके एक लॉट की, क्योंकि आपकी शेयर प्राइस 1000 रुपये थी, 20 का लॉट हमने पकड़ा, टोटल अमाउंट हो गई 20,000। समझ लो कल शेयर 1100 रुपये हो जाता है, 1000 रुपये चल रहा था 1100 रुपये हो जाता है, आपकी शेयर की प्राइस बढ़ गई है, आपको मार्जिन मनी बढ़ाकर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हायर साइड में चल रहे हैं। यदि आपके शेयर की प्राइस 1000 से 800 आ जाती है, कम हो जाती है, तो वहाँ पर आपको मार्जिन मनी फिर से और देना पड़ेगा, क्योंकि आप लॉस में चल रहे हैं इस तरह से। तो इस तरह से ये एफ-एंड-ओ होता है। ये एफ-एंड-ओ में ये जो मैंने अभी बताया ये फ्यूचर है। कॉल ऑप्शन और अलग होता है, उसमें पुट और कॉल कहेंगे। कॉल मीन्स द प्रीमियम अमाउंट इज फिक्स्ड बाय द एक्सचेंज एंड कंपनी ओनली ऑन द मूवमेंट ऑफ प्रीमियम द ट्रेड इज कंसिडर्ड इज इन प्रॉफिट और लॉस। एक प्रीमियम अमाउंट होती है, समझ लो 1000 रुपये का शेयर है, आपको 20 का लॉट फ्यूचर में अवेलेबल था, ऑप्शन में भी आपको 20 ही का लॉट मिलेगा, लेकिन कॉल का प्रीमियम उसका 2 रुपये 4 रुपये हो सकता है। आप उसका कॉल ले लीजिए, आपको लगता है कि कंपनी की प्राइस बढ़ने वाली है, 1000 से 1100 होने वाली है, आपको उसका 3 रुपये का जो प्रीमियम है वो दिखाई दे रहा है, आप ले लीजिए। यदि 1000 से 1100 हो गया है तो आपका प्रीमियम 4 रुपये, 4.5 रुपये, 5 रुपये या जैसा भी जो भी उनके रेट्स होंगे उस हिसाब से वो बढ़ता है। आप चाहे तो उसको बेच सकते हैं और जो भी डिफरेंस अमाउंट होता है वो आपका प्रॉफिट या लॉस होता है।
पुट में भी उसी तरह से आपको लगता है कि उसका प्रीमियम नीचे जाने वाला है, कंपनी का शेयर नीचे जाने वाला है, आप पुट खरीदिए, उसकी भी प्रीमियम अमाउंट होती है, वो भी एक्सचेंज या कंपनी दोनों साथ में बैठ के डिसाइड करते हैं, अमाउंट फिक्स की जाती है। और व्हेन कैश प्राइस ऑफ शेयर गोज डाउन देन द प्रीमियम गोज अप एंड द ट्रेड इज प्रॉफिट, इस तरह से। So finally I conclude with some concept in stock market. Very first, no delivery of share of company can be done in F&O mode. F&O में आपको कोई डिलीवरी नहीं मिलती है, आपको अपने शेयर उस मंथ के, उस ट्रेडेड मंथ के लास्ट थर्सडे तक क्लियर करना ही है। जो भी रेट होगा वो रेट में वो लॉट को बेचना है। आप चाहे तो अगले मंथ का लॉट फिर से खरीद सकते हैं। इन F&O एन इन्वेस्टर trader have to buy share of a company as per pre-decided quantity. जो भी लॉट की क्वांटिटी होती है, इट मीन्स यू हैव टू बाय मिनिमम नंबर ऑफ शेयर विच फिक्स्ड विच इज डिफाइंड एज लॉट। मिनिमम नंबर, वो 20 का लॉट है, 10 का लॉट, जो भी लॉट होता है। यू कैन क्लियर स्क्वायर ऑफ योर पोजिशन, अभी बताया मैंने आपको। इन फ्यूचर इन्वेस्टर ट्रेडर आर बाउंड टू पे स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टोटल वैल्यू। मार्जिन मनी के बारे में भी हमारी चर्चा हुई। सेल, अ कॉल और पुट, इस पर भी हमने देखा। तो इस तरह से हमने BSE, NSE, डिपॉजिटरीज, कंपनी, लिमिटेड कंपनी, बाद में F&O, पुट, कॉल, इंट्राडे, ये सारी चीज़ें देखी है। एक लास्ट एनिमेशन के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। Thanks for watching. If you like my video, press the like button and give your valuable comment. Thank you.